Both Sabha and Samiti have been called as the daughters of Prajapati in Satpat Khatman. Second statement. Second statement. Vedic people knew about, later Vedic people knew about rice. उत्तर वैदिक लोग चावल से परिचित थे। Wheat getting used in religious ceremony या religious celebration. Wheat getting used in religious celebration in later Vedic age. उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों में गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में गेहूं का इस्तेमाल किया जाता था। Choose incorrect statement. असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1 and 3. A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1 and 3. असत्य कथन. Wrong statement. कर लिया? कुछ तो बोलो, हो गया? करें स्टार्ट। A, B। अरे आपका मैं भूल गया अचानक, आपका एक मैप मेरे पास चेक हुआ पड़ा हुआ है, मैं नेक्स्ट लेके आ जाऊंगा। मैं कल भी सोच रहा था कि लेके आता भूल गया। हाँ आप अपना बना सकते हैं, आप अपना ऑप्शन बना सकते हैं। A, B में, C में, आप ही हो। D, कोई नहीं, आप किसी का ऑप्शन अपना है? हाँ जी, ना या वाला नहीं, कोई नहीं, आपको कोई एक लगाना, कोई भी या तो नन ऑफ दीस या ओनली थ्री। अच्छा, ओनली थ्री आप ही हो, नन ऑफ दीस हो। और कोई अपना आंसर बताओ। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। इन अथर्ववेद, ठीक है? ये सही है, उत्तर वैदिक लोग चावल से परिचित थे। पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। हाँ तो गलत है, तो फर्स्ट वाला आएगा हमारा। सेकंड वाला सही है, ये नहीं आया। उत्तर वैदिक पीपल चावल से परिचित थे, ठीक है? हाँ, उत्तर वैदिक काल
उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 1 and 3 सही है। चावल की डिस्कवरी हो गई, चावल का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। हाँ जी, मैं करूँगा ना आगे, हमें करना पढ़ना है, हम पढ़ेंगे वहाँ पर, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हम लेटर वैदिक एज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, Mantra became important. Mantra became, hymns became important in later Vedic celebration, later Vedic religious celebration. उत्तर वैदिक धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्र महत्वपूर्ण हो गए। ये हमारे हिस्से वाले बच्चे सब आज पार्टी एंजॉय कर रहे हैं क्या? हिस्ट्री क्लास। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक अनुष्ठानों में मंत्र महत्वपूर्ण हो गए। सेकेंड स्टेटमेंट, ऐतरेय ब्राह्मण डिवाइड्स इंडिया इनटू 5 पार्ट्स। ऐतरेय ब्राह्मण, EITREYA, ऐतरेय ब्राह्मण डिवाइड्स इंडिया इनटू 5 पार्ट्स। ऐतरेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। ऐतरेय नाम सुना नहीं? लिख दो, लिख लोगे? EITREYA। ऐतरेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। थर्ड स्टेटमेंट, later Vedic people knew about Bay of Bengal but did not know about Arabian Sea. उत्तर वैदिक लोग बंगाल की खाड़ी से परिचित थे परंतु अरब सागर से परिचित नहीं थे। उत्तर वैदिक लोग बंगाल की खाड़ी से परिचित थे परंतु अरब सागर से परिचित नहीं थे। चूज करेक्ट स्टेटमेंट, सत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, फिर वही वाला लास्ट वाला लगा देते हैं। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1, 2 and 3। हाँ सही है, सत्य कथन का चयन करें। कर लिया? नहीं करना? अच्छा, सीधा बोल दिया नहीं करना। सोच मेरे लिए सोच। ये आपके इस क्लास की स्थिति इतनी खराब कैसे हो गई?
पिछले साल तो बहुत बच्चे होते थे, तो पिछले साल इतने बच्चे होते थे, पीछे तक बैठे हुए होते। ऐसी कहानी कैसे हो गई है, ये हालत कैसे हो गई है? पिछले बार आप लोगों को मिला क्या? अच्छा, वो टैबलेट के लिए आए सबको, आप लोगों को मिला है? आप लोगों को मिला है? जिनको नहीं मिला वो अगले बार टैबलेट के इंतजार नहीं कर सकते। ओके, अब तो हो गया होगा, कर लिया हमने। ए ओके, दो है। आप किधर हो? ए में बहुत देर के बाद आना, ठीक है? देखो, हाँ अबे एक बात तो बताओ। हाँ ठीक है ओके, मतलब 5-6 है। बी में कोई नहीं। अरे कुछ सोच समझ के उठाओगे तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छा नहीं है। सी डी वैसे क्लास में जो बच्चे बैठे हुए मुझे समझदार दिखते हैं। दो बच्चे आपस में पास में बैठे होते हैं, फिर भी उनके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं। इसका मतलब है कि वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, अपना आंसर बनाना चाहोगे आप? प्रॉब्लम है क्या? आपने हरप्पन सिविलाइजेशन में तो आपसे बड़ा एक्सपर्ट की तरह बिहेव कर रहे हरप्पन पढ़ा था क्या? अच्छा, हरप्पन का अच्छा, हरप्पन की क्लासेस पहले भी हो गई। अच्छा, ये बात तो वैदिक की क्यों नहीं हुई या इसके आगे क्यों नहीं हुई? अच्छा ओनली वन में भी है क्या? आप ओनली वन में हो? अब देखो एक एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ा अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल। अभी मैंने किसी से पूछा आप ओनली वन में हो, आंसर देने के बदले लोग शर्मा रहे। ये क्या है? आंसर पूछा जा रहा है आपसे, शर्माने की जगह अलग है कहीं और। अच्छा ठीक है, बताओ क्या है? काल में धार्मिक संस्थानों ये सही है, ये बिल्कुल सही है। हाँ जी, सेकेंड ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में बांटा गया, ये भी सही है बिल्कुल। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल के लोग बंगाल की खाड़ी में परिचित थे, परंतु ये गलत है, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल के लोग दोनों से परिचित थे, दोनों। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में बांटा गया। मैं अभी लिखाऊंगा, कुछ पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको। ऐत्रेय ब्राह्मण हमने पढ़ी नहीं, अभी कुछ चीजें हम जो जरूरत की चीजें हैं वो हम करेंगे, है ना, कुछ पार्ट में करेंगे यहाँ पर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक और नहीं, आज करना बहुत ज्यादा है हमें, एक और करा दो। चलो ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, लगा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप लोग प्लीज बात नहीं करें, बात करोगे तो फिर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। फर्स्ट, श्याम अयस एंड कृष्ण अयस। श्याम अयस
and Krishna Ayas. Ayas, A-Y-A-S, Ayas. Syam Ayas and Krishna Ayas word used for iron in later Vedic age. उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के लिए श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। Second statement, upper part of the political system in later Vedic age, upper part of the political system in later Vedic age is called Janpad. उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक अवस्था की ऊपरी इकाई जनपद थी। जनपद उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक अवस्था की सर्वोच्च इकाई जनपद थी। थर्ड स्टेटमेंट, there were evidence of bureaucracy. There were evidence of bureaucracy in later Vedic age. That was related to blood relationship. उत्तर वैदिक काल में नौकरशाही के साक्ष्य मिलते थे जो रक्त संबंध से जुड़े हुए होते थे। नौकरशाही के साक्ष्य मिलते थे जो रक्त संबंध से जुड़े हुए होते थे। लास्ट वाला ऑप्शन कर लो आप, चूज करेक्ट स्टेटमेंट। सत्य कथन का चयन करें। A1 and 2, B2 and 3, C1 and 3 and D1 2 and 3। रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप। अच्छा, जो पुराने वाले टीचर थे उन्होंने अच्छा पढ़ाया तभी तो आप इतने सारे क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं। ये तो सोचो एक बार। अच्छा ठीक है। कर लिया करें स्टार्ट। रुकूं? हाँ ऊपर वाले से। ए और है तो सोच लो। नहीं, बी, सी, डी, तुक्का कभी कभी भेड़ना है। और एक चीज ऐसा तुक्का भेड़ो कि आप एक्सपर्ट बन जाओ तुक्का भेड़ने में।
फिर आंख बंद के भी गोला रंगोगे, तुक्का सही बैठेगा नहीं, बैठेगा नहीं, तुक्का सही भेड़ेगा। अच्छा डी, अच्छा डी सारे हो गए ना। कोई अपना आंसर बनाना चाहते हैं? ओनली 3 इधर भी। हाँ जी बताओ। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक उत्तर वैदिक काल में होने के लिए सही है, ये सही है। हाँ उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई जनपद थी, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय के साथ मिलते हैं जो संबंध से जुड़े, ये भी सही, तीनों सही। भेड़ गया सही। अब तो का भड़वाना है तो इनसे ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। यूपीएससी के एग्जाम में इनके पास में सीट डालनी पड़ेगी और पूरे साल पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। तो हम लोगों ने लास्ट से ऋग्वैदिक एज किया था, है ना। ऋग्वैदिक एज छोटी छोटी चीजें थी ऋग्वैदिक एज में। आप लोग प्लीज बातचीत बंद कर दोगे। छोटी छोटी चीजें थी ऋग्वैदिक एज में, और जब हम 2-3 टॉपिक कर लेंगे, मतलब मॉडर्न पीरियड तक, है ना, तो मैंने आप लोगों के लिए एक टेस्ट पेपर बनाया मॉडर्न तक। तो इसलिए रिवीजन भी साथ के साथ होते रहना चाहिए, है ना। रिवीजन अगर करते रहोगे तो चीजें आसान लगती है, रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर वही बेवफा वाली कहानी है ना। तो हम लोगों ने ऋग्वैदिक एज किया था, और ऋग्वैदिक एज में उसी तरह से हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड रिलीजन, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर अभी कुछ खास है नहीं, हमने रिलीजन पर लास्ट खत्म किया। उसके बाद हमारा वैदिक एज का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। लेटर वैदिक एज, उत्तर वैदिक काल। अब लेटर वैदिक एज का जो हम पहला पार्ट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक विस्तार देखो, आर्यंस है ना, हमें समझना है। बहुत सारी चीजों को हम समझ के भी कर सकते हैं। आर्यंस जो है नोमैडिक पीपल है, उनकी क्या क्वालिटी है, एक जगह बहुत दिन रुक कर नहीं रहते, टिक कर नहीं रहते, है ना। तो वो क्या करेंगे, जिस रीजन में अभी रह रहे थे वो ऋग्वैदिक एज में, उसे छोड़ के आगे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जो सब सैंधव प्रदेश है, उसका क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, पतन हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, डिक्लाइन हम इसे लिखेंगे। सब सैंधव रीजन है डिक्लाइन, सब सैंधव क्षेत्र का पतन हुआ। सब द लैंड ऑफ 7 रिवर्स, अभी रहते थे ना द लैंड ऑफ 7 रिवर्स में, तो वहां से वो कहां जाएंगे, अब कितने जाएंगे, अभी जाने का टाइम नहीं आया। अभी यहाँ से वो आएंगे गैंगेटिक वैली में, ना कि साउथ इंडिया, ध्यान रखना है। अभी गैंगेटिक वैली में, गंगा घाटी में आएंगे। तो नेक्स्ट आगे हम लिखते हैं यहाँ पर, द होल गैंगेटिक वैली, द होल गैंगेटिक वैली आर डिस्क्राइब्ड इन इट्स ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। द होल गैंगेटिक वैली, आर्यों का विस्तार पूरी गंगा घाटी में हुआ। The whole Gangetic Valley are described in its geographical extent. आर्यों का विस्तार पूरी गंगा घाटी में हुआ। मतलब देखो कि जो सब सैंधव प्रदेश है ना, लैंड ऑफ 7 रिवर्स है, उसको छोड़ के क्या करेंगे, वो गंगेटिक वैली में आ जाएंगे, है ना। वहां से यहाँ तक शिफ्ट हो जाएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये कि ऋग्वैदिक एज में वो जहां पर रहते थे उनका क्या, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस जगह पे रहते हैं उसको छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं,
है ना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स है। किस लिए? इन सर्च ऑफ फूड एंड फॉडर, खाना और चारागाह की तलाश में। तो यहाँ खाना और चारागाह कुछ दिन तक किया उन्होंने, 400-500 सालों तक, 1500 से 1000 BC तक, है ना। और फिर इस जगह को खाली करके वो कहाँ चले गए? लेटर वैली के में, गंगेटिक वैली में चले गए। अब गंगेटिक वैली में जब जाएंगे वहां से, है ना, तो वहां से आगे फिर वो कहीं जाएंगे ही नहीं। क्यों? नहीं, यहाँ पर इतनी पूरी दुनिया में सबसे फर्टाइल सॉइल हमारी गंगेटिक वैली में पाई जाती है। यहाँ उनका प्रोडक्शन ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो कहीं और जाने के बारे में सोचेंगे ही नहीं, है ना। तो उनका क्या होगा? ट्राइबल नेचर चेंज हो जाएगा। अब वो जनजातीय प्रकृति उनकी बदल जाएगी और वो ट्राइबल नेचर अब एग्रेरियन नेचर में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, है ना। वो जो जनजातीय लोग हैं अब वो कृषि करने वाले व्यक्ति में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्राइबल आर्यंस कन्वर्टेड इनटू एग्रेरियन आर्यंस, जनजातीय आर्य कृषि करने वाले आर्य के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ट्राइबल आर्यंस कन्वर्टेड इनटू एग्रेरियन आर्यंस, जनजातीय लोग, जनजातीय आर्य कृषि करने वाले आर्य में परिवर्तित हो जाएंगे। The Arabian Sea and Bay of Bengal are mentioned in Satpat Brahman. The Arabian Sea and Bay of Bengal are mentioned in Satpat Brahman. सतपथ ब्राह्मण में अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी का उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण एक बुक है जो उत्तर वैदिक काल में लिखी गई है ना, सतपथ ब्राह्मण। तो सतपथ ब्राह्मण बुक में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आर्यन सब सबको जान गए थे, है ना। तो ध्यान रखना है हमें, यहाँ पर कुछ चीजें हम करते हैं, कुछ चीजें हम तुक्का फेरते हैं, है ना। तो अगर वो सतपथ ब्राह्मण में हमें पता है कि वो अब अगर बे ऑफ बंगाल तक वो जान गए हैं, इसका मतलब है कि वहां तक उनका एक्सपेंशन हो चुका है। इसका मतलब है कि ध्यान रखना है हमें, वो अरावली को जान गए हैं, इसका मतलब है कि वो विंध्यन माउंटेन को जान गए हैं, है ना। तो बहुत सारी बातें लिखाई भी नहीं जाती है, वो आपको खुद डेवलप करना पड़ता है। अगर वो बे ऑफ बंगाल को जान रहे हैं तो वो अरावली को भी जान रहे हैं, वो विंध्यन माउंटेन को भी जान रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आप वहां पर, है ना, आप सोच के आप कर सकते हो। हिमालय को तो पहले ही जानते थे, ऋग्वैदिक एज में, है ना, ऋग्वैदिक एज में ही वो हिमालय को जानते थे। नेक्स्ट, three parts of India have been explained in Vedas. Three parts of India have been explained in Vedas. वेदों में इंडिया को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वेदों में भारत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आर्यावर्त, आर्यावर्त, दूसरा मध्य देश, मध्य देश, एंड तीसरा दक्षिण पथ, दक्षिण पथ। वेदों में वेद का मतलब यहां पर आ जाएगा हमारा बाद वाले वेद, ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारी बातें लिखवाई नहीं जाती है। वेद का मतलब यहाँ ऋग्वेद नहीं आएगा, वेद का मतलब आ जाएगा सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो हाँ, उत्तर वैदिक काल में 4 वेद हो गए। तो यहाँ पर वेद वर्ड जो यूज किया गया है वो ऋग्वेद के लिए यूज नहीं किया गया है, यहाँ पर सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद के लिए यूज किया गया है। वैदिक काल से ऋग्वेद के लिए यूज होता है? नहीं, वैदिक काल दोनों के लिए यूज होता है। वैदिक काल का मतलब होता है ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, है ना। तो यहाँ पर आपको वेदास वर्ड लिखा गया है, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वेदों में भारत को 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर जो डिवीजन है ध्यान रखना है, उसमें ऋग्वेद नहीं है, बाकी तीनों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। इसके अलावा नेक्स्ट, ऐत्रेय ब्राह्मण डिवाइड्स इंडिया इनटू 5 पार्ट्स। ऐत्रेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है।
ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, मिडिल एंड साउदर्न, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य देश। ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, मिडिल एंड साउदर्न। ऐतरेय ब्राह्मण में भारत को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, हमने लेटर वैली केस में पहली बार आयरन का इस्तेमाल किया है। कुछ चीजें अपने फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। आयरन का हमने यूज किया है लेटर वैली केस में, लोहे का। And the first evidence of iron found from Ataranji Khera. First evidence of iron. First evidence of iron. Iron का सबसे पुराना साक्ष्य, प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा। लिख लोगे? अतरंजी खेड़ा आयरन का सबसे पहला साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से मिलता है हमें। कब का है? 700 बीसी का। 700 बीसी आयरन का भारत से लोहे का सबसे पुराना साक्ष्य 700 ईसा पूर्व अतरंजी खेड़ा, यूपी में, मॉडर्न यूपी। आयरन के लिए, लोहे के लिए अभी हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, श्याम अयस एंड कृष्ण अयस। अयस, श्याम अयस, AYAS, अयस। हिंदी में लिख लोगे? श्याम अयस तथा कृष्ण अयस शब्द का इस्तेमाल किया गया है लोहे के लिए। लोहे से हमने जो पहली चीज बनाई, या स्टार्टिंग में हमने लोहे का कैसे यूज किया? हल बनाया या हथियार बनाया? हथियार बनाया, ध्यान रखना है। आयरन का जो पहला यूज हुआ वो हमने वेपन्स बनाए, हथियार बनाए। नहीं, पहले लड़ने वाले, पहले लड़ने वाले हथियार। हाँ जी, बात तो वही हो गई। सारी रामायण पढ़ गए, रावण किसका बेटा? ऋग वैदिक या लेटर वैदिक आर्यंस जो थे वो दूसरे के घर में जा रहे थे, तो बिना लड़े कैसे जाएंगे दूसरे के घर में? माइग्रेशन जो उनका हो रहा है दूसरे के घर में, तो प्यार से तो कोई आने देगा नहीं, है ना? तो रोकेगा तो विरोध में लड़ाइयां तो होगी। कितनी लड़ाइयां हमने पढ़ी? बैटल ऑफ 10 किंग्स। तो आयरन का जो हमने फर्स्ट इस्तेमाल किया है वो वेपन के रूप में, देखो बड़ी अजीब कहानी है दुनिया की। डिस्कवरी, खतरनाक डिस्कवरी जो हुई है उसका पहला इस्तेमाल हमने क्या किया? डिस्ट्रक्टिव किया है, विध्वंसात्मक किया है। अचानक एक दिन एक जर्मन साइंटिस्ट थे, नाम आपने सुना ही होगा, आइंस्टाइन। जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मनी से भाग गए, है ना? ये जर्मनी की बदकिस्मती थी कि वो जर्मनी से भाग के चले गए अमेरिका, है ना? अगर वो जर्मनी में होते तो पहला एटम बम जर्मनी बना, है ना? तो वो जर्मनी से भाग के चले गए अमेरिका, और उन्होंने एक दिन कहा ऐसे अंधेरे में बैठे बैठे कि एक सिस्टम है मेरे पास जिससे मैं क्या करता हूं, आइंस्टाइन ने, जिससे मैं क्या करता हूं, मास को एनर्जी में और एनर्जी में मास को, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना? एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर दूंगा, E=mc², है ना? वो बात लोगों को बड़ी पसंद आई, है ना? लोगों को बड़ी पसंद आई। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने सोचा कि एक काम करते हैं, आइंस्टाइन की आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे। अमेरिका ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जो चीज बन के आई वो थी एटम बॉम्ब। और एटम बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट था वो आइंस्टाइन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, है ना? तो हमने क्या किया, हमने जो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट आइंस्टाइन ने दिया उससे हमने क्या बनाया,
डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट तो बनाया, एटम बम क्या है, डिस्ट्रक्टिव ही तो है। बाद में हमें समझ में आया कि अगर इस डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट को, पार्ट को अगर हम कंट्रोल कर लें, क्या था वो, आप साइंस में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ोगे, है ना। वो क्या करते हैं हम उसमें एक बार उसमें आग लगा के छोड़ देते हैं, है ना। अब वो क्या होता है, वो चीजें घूमती रहती है परमानेंट, हाँ, वो परमानेंट चीजें घूमती रहती है, उसे हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, अनियंत्रित नाभिकीय प्रतिक्रिया। और फिर हमें बाद में समझ में आई, अच्छा इस अनकंट्रोल्ड को अगर हम कंट्रोल कर लें तो हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। तो बाद में हमने क्या किया, बाद में हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी बना दी, बनाई ना हमने इलेक्ट्रिसिटी, बनाते हैं ना हम, हाँ, कई सारे पावर प्लांट है दुनिया में, बहुत सारे पावर प्लांट है ना। तो यहाँ भी ध्यान रखना है, ये मैंने जानबूझ के आपको कहानी सुनाई, ऐसी चीजें कहानी के साथ अगर हम रिलेट करते हैं तो हमें याद रहता है ना। हमने जो पहला डोमेस्टिकेशन किया था वो हमने मीट के लिए किया, उसी तरह से हमने आयरन का जो पहला यूज किया वो हमने वेपन के रूप में किया। उसके बाद हमने सेकेंड क्या किया, हमने टूल्स बनाए जिससे हमने जंगलों की सफाई की, है ना। तो पहला जो इस्तेमाल हुआ वो वेपन के रूप में हुआ, सेकेंड जो यूज हुआ हमने वो टूल्स के रूप में बनाया जिससे हमने जंगलों की सफाई करी और जमीन को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया, कृषि योग्य। देखो जंगल की सफाई दो तरीके से हो सकती है, एक तो हमने अभी पढ़ा कल, आग लगा दो, लेकिन वो क्या होता है फिर उसी तरह से अनकंट्रोल्ड हो जाता है। अगर आप जंगल में आग लगाते हो, लगाने के समय तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वो कंट्रोल नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से ही फिर, है ना। तो वो क्या है, वो सिस्टम सही नहीं था। तो जंगल की सफाई करेंगे तभी एग्रीकल्चर स्टार्ट होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। तो हमने क्या किया, हमने आयरन मिल गया तो हमने क्या किया, आयरन के हथियार बना डाले, टूल्स बना डाले, और फिर क्या किया, हमने जंगलों की सफाई करी, और जंगलों की सफाई करके हमने वहां एग्रीकल्चर स्टार्ट किया, खेती स्टार्ट करी, है ना। तो एग्रीकल्चर में तो हम बाद में प्रॉपर तरीके से, हम इसके बाद वाले पीरियड में आयरन के हल बनाएंगे, आयरन के प्लॉग बनाएंगे, प्लॉग से। तो अभी बस हमें इतना लिखना है कि उन्होंने आयरन का इस्तेमाल वेपन के रूप में किया है। नेक्स्ट जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर जो हमें लिखना है पहले पार्ट में, वो ये है कि ऋग्वैदिक पीपल जो है वो एक खास तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, एक खास तरह के यूटेंसिल का इस्तेमाल करते थे, जिसे हम कहते थे PGW, पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर PGW, पेंटेड ग्रे वेयर। लिखने लो, लिख दो। क्या ये लेटर वैदिक, ये लेटर वैदिक, मैंने ऋग्वैदिक बोल दिया क्या, लेटर वैदिक कर लो। हम लेटर वैदिक पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसे बोलने में गलती जाती है प्लीज पूछ लिया करो और सुधार लिया, है ना। इसे हम कहेंगे चित्रित धूसर, सॉरी ये बड़ा कंफ्यूजन है। नाइस, ये वाला लिखना। तो ऋग्वैदिक जो लेटर वैदिक पीपल है वो कई तरह के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, जो लेकिन सबसे ज्यादा जिसकी पहचान लेटर वैदिक एज से हुई है वो हमारा है चित्रित धूसर मृदभांड या पेंटेड ग्रे वेयर, है ना। यूपीएससी कई बार बड़े खतरनाक क्वेश्चन पूछती है, अलग अलग पीरियड में अलग अलग तरह के बर्तन लोग यूज करते थे, है ना। उन्होंने एक बार क्या किया था, 4 तरह के बर्तन डाल दिए थे और दादा ने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना, है ना। बड़ा खुरापाती है उधर बैठा हुआ इंसान, जो क्वेश्चन सेटर है वो भयंकर खुरापाती है, भयंकर बदमाश बच्चा है। हाँ वही भेजना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा तुक्का लगता भी तो नहीं है इनकी तरह। हमारे किस्मत
अच्छी तो है नहीं। अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती, अगर हमारी किस्मत इतनी अच्छी होती तो हमारी शादी बिल गेट्स की बेटी से होती। हम ऐसे सड़कों पे घूम रहे हैं। हाँ हो गई बात, अभी 1-2 साल हुए ना, बुलाया नहीं। तो आपको यूपीएससी क्लियर करने के लिए या पीसीएस, जिसकी आप प्रिपरेशन यूपीएससी और पीसीएस दोनों की कर रहे हो, वहां पर आपको थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी। और नॉलेज का मतलब है डेप्थ नॉलेज, है ना। ऐसा नहीं है कि हम आम मिल गया तो आम भी खा लिया, इमली मिल गया तो इमली खा लिया, अमरूद मिल गया अमरूद खा लिया, सब कुछ, पपीता मिल गया पपीता खा लिया, और फिर सुबह में हालत खराब। एक चीज खाओ, है ना, एक जगह से खाओ, एक अच्छी तरह से खाओ, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया कहीं से भी। मतलब कि इसका मतलब है कि आपको एक चीज पढ़ना है, वही इन डेप्थ पढ़ना है, गहराइयों से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से समझना है उसे, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चे घूमते रहते हैं, यहाँ से ये भी उठा लिया, वहां से वो भी उठा लिया, यहाँ से वो उठा लिया, और एक भी ना पढ़ पा रहे, है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी स्टार्टिंग में लेटर वैदिक एज से रिलेटेड। अब हम आ जाते हैं लेटर वैदिक पॉलिटिकल सिस्टम, उत्तर वैदिक राजनीतिक अवस्था। देखो, हमने ऋग्वैदिक एज में, आपको याद होगा, सबसे लोअर यूनिट हमारा था कुल, था ना, कुल था ना। हमने एक बनाया था, एक डायग्राम बनाया था हमने, कुल था वहां पे, पक्का याद है? हाँ, तो अभी भी कुल ही रखेंगे वहां। सबसे नीचे कुल, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, विश्व के ऊपर जन, और अब एक नई बॉडी ऐड हो जाएगी, जनपद। सबसे नीचे कुल, कुल के ऊपर ग्राम, ग्राम के ऊपर विश्व, फिर जन, और जन हमारा कहां था? ऋग्वैदिक एज में। ऋग्वैदिक एज में हमारा जन था, अपर बॉडी जो हमारी थी वो जन। यहां पर क्या हो गई? जनपद हो गई। जनपद का मतलब क्या हो गया? नहीं, अभी के हिसाब से नहीं देखते हैं हम। जनपद का मतलब हो गया जन से बड़ा राज्य, है ना। राज्य, स्टेट लार्जर देन जन, है ना। जन से जो बड़ा एरिया होगा उसे हम कहेंगे जनपद। जन से बड़ा एरिया, लार्जर देन जन, समझ रहे हो ना? नहीं, विश्व के बाद जन भी होगा। हाँ, विश्व के बाद जन भी होगा और जनपद भी होगा। ध्यान रखना है कि कुछ जन अब भी हैं, लेकिन कुछ जन कन्वर्टेड इनटू जनपद। तो अपर यूनिट जो होगी वो हमारी जनपद होगी, है ना। अब हमें एक चीज समझना है, जनपद का फॉर्मेशन कैसे हुआ, जनपद कैसे बना है। तो जनपद बना है दो तरीके से, या तो 2 या 2 से अधिक जन का मर्जर हो गया, है ना, मिल गए। 2 या 2 से अधिक जन अगर मिल जाएंगे तो क्या होगा? जनपद का फॉर्मेशन होगा। जनपद का मतलब क्या है? जन से बड़ा राज्य, है ना। तो हमने ऋग्वैदिक एज में पढ़ा था जन, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे? जन के बाद जनपद, है ना। जन भी हैं, लेकिन कुछ जन ऐसे हैं जो जनपद में कन्वर्ट हो गए। जनपद के भी हमारे पास एविडेंस है। ऐसा नहीं कि सारे राज्य तो बड़े हो नहीं जाएंगे, कुछ राज्य तो छोटे भी रहेंगे। तो कुछ छोटे राज्य हैं जिन्हें हम कहेंगे जन, और कुछ राज्य जनपद में, कुछ जन जनपद में कन्वर्ट हो गए। कैसे हुए जनपद में कन्वर्ट? जब 2 या 2 से अधिक जन आपस में मिल गए। जैसे हमने पढ़ा था कुरु और पांचाल, भरत और कुरु आपस में मिल जाएंगे, मिलेंगे ना। भरत और कुरु आपस में मिलेंगे, कुरु बन जाएंगे। कुरु और पांचाल आपस में मिल जाएंगे, क्या होंगे? ये जनपद होगा। इस तरह जनपद का फॉर्मेशन, पहला मेथड। दूसरा मेथड, जब एक जन ने दूसरे जन की विक्ट्री कर ली, है ना, तो थ्रू वॉर, युद्ध की मदद से क्या होगा? एक जन इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि दूसरे जन को या तीसरे जन को या कई सारे जन को जीत लेगा, है ना। तो इससे क्या होगा? विक्ट्री के माध्यम से, विजय के माध्यम से। तो इस तरह से 2 तरीके से जनपद का फॉर्मेशन होगा। समझ रहे हो आप? मतलब जनपद का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास। जनपद का मतलब हो गया है
जन से बड़ा राज्य। पहला तरीका था मर्जर हो गया, आपस में दोस्ती हो गई, मिल गए, है ना, मिल गए, मर्जर हो गया, दो आपस में, दो या दो से अधिक जन आपस में मिल गए, जनपद का फॉर्मेशन। दूसरे में हमने क्या किया, लड़ाई लड़के हमने जीत लिया, जनपद का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब जनपद तो हमने बना लिया, अब जनपद का एक राजा भी तो होगा राजा। अब राजा, तो राजा यहां पर आप देखोगे कि राजा पहले के राजा से ज्यादा शक्तिशाली है ना, राज्य बड़ा है तो शक्ति ज्यादा होगी ही होगी, पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगा वो राजा, तो वो राजा पहले से ज्यादा शक्तिशाली होगा, तो शक्तिशाली होगा तो वो बड़ी बड़ी उपाधि लेगा, जैसे महाराजा धीराज, नहीं वो नहीं लेगा, अभी वो नहीं लेगा। सम्राट तो हमने पहले ही ले लिया था, है ना, महाराजा धीराज। सर्वजनीन मैं लिख देता हूं, सर्वजनीन, SARVAJANIN, सर्वजनीन, ये मार्कर नहीं है काम का, लाभ है। सर्वजनीन, JANIN, सर्वभूमिपति, सर्वजनीन, सर्व SARVABHUMIPATI, सर्वभूमिपति। मतलब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो राजा है वो अपने आप को जमीन से, लैंड से जोड़ रहा है, वो राजा, वो व्यक्ति सारी जिसकी सारी जमीन है, इसका मतलब है लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो रहे हैं, अब जमीन बहुत महत्वपूर्ण हो रही है। इससे पहले वाले पार्ट में ऐसे नहीं था, है ना, उससे पहले ट्राइबल नेचर था, ट्राइबल नेचर क्या हो रहा है उनका, कन्वर्ट हो रहा है, राजा ज्यादा शक्तिशाली है और वो बड़ी बड़ी उपाधि लेता है, तो बड़ी बड़ी उपाधि में अभी हम अश्वमेध पराक्रम ये सब उपाधि नहीं लेंगे, हम आगे लेंगे वो सब। यहाँ पर ऐसी उपाधियां होंगी जो उनके एक्चुअल कंडीशन को, एक्चुअल स्टेटस को शो करती है। तो क्या है यहाँ पर, लैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, तो सर्वभूमिपति, जिसकी सभी भूमि जिसकी होती है, सर्वजनीन, इस तरह की राजा उपाधि, टाइटल। या तो वो खुद भी कहते थे, या तो उनके जो बहुत सारे जानने पहचानने वाले लोग होते हैं वो उनको उपाधि दे देते थे, है ना, दोनों तरीके से। हाँ जी, हाँ, अभी सीतालैंड की बात तो नहीं होगी, अभी सीतालैंड तो बाद में आएगा, है ना, वो मौर्यन पीरियड में आएगा, यहाँ पे नहीं होगा सीतालैंड। अभी सिर्फ हमारे लिए लैंड इंपोर्टेंट, जमीन इंपोर्टेंट हो रही है हमारे लिए। तो हमने देखा राज्य का फॉर्मेशन एक ऑर्डर में है सब कुछ, अगर आप समझना चाहो तो बहुत आसानी से समझ सकते हो, सब कुछ रिलेटेड है, याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हम कंसंट्रेट करेंगे, फोकस करेंगे, चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। तो एक बड़ी बॉडी बनी है जनपद, अब बड़ी बॉडी बनी है तो उसका जो हेड होगा वो ज्यादा शक्तिशाली होगा, है ना, तो वो शक्तिशाली है, वो बता रहा है मैं शक्तिशाली हूँ, देखो मेरी बड़ी बड़ी उपाधियां हैं। इसके बाद याद होगा शायद ऋग्वैदिक युग में हमने 5 चीजों को पढ़ा, है ना, कि राजा के पास ये 5 चीजें हैं कि नहीं है। तो उसमें पहली चीज थी कि क्या उसकी पोस्ट हेरेडिटरी है, ये ऋग्वैदिक युग में ही हो गई, है ना, उसका पद वंशानुगत है, राजा का पद वंशानुगत है। सेकेंड, उसे अपने सक्सेसर को अपॉइंट करने का अधिकार है, ये दोनों ऋग्वैदिक, ध्यान रखना ये दोनों ऋग्वैदिक युग में ही आ गए थे, वो यहाँ भी हैं। क्या उनकी पद पोस्ट हेरेडिटरी है, क्या उन्हें अपने सक्सेसर को अपॉइंट करने का राइट है दोनों चीजें। तीसरी चीज, क्या उनके पास परमानेंट आर्मी है, वो ध्यान रखना है, अभी नहीं है, अभी भी उनके पास अस्थायी सेना नहीं है। क्या उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी हमें पहली बार यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जिनकी संख्या 12 है। नौकरशाही,
12 मंत्री होते थे जिन्हें रत्निन कहा गया है। रत्निन, RATNIN, रत्निन। वो स्टूडेंट्स बोल रहा है वो पता नहीं मिला नहीं। रत्निन, 12 रत्निन। मंत्रियों के रूप में हमें एक वर्ड मिलता है रत्निन। 12, 12। हाँ जी, नहीं, ये ध्यान रखना, अभी मैं बताऊंगा वही। बट ये जो मंत्री होते थे वो रक्त संबंध से जुड़े हुए होते थे, रिलेटेड टू ब्लड रिलेशनशिप। रक्त संबंध से पृथक अभी नहीं हुए हैं, ये आगे जाकर होंगे। अभी भी मतलब कि हमने अपने रिश्तेदारों को मंत्री बना दिया, इसे हम कहते हैं ब्लड रिलेशनशिप से जुड़ा होना, है ना। तो वो हमने नहीं, वो कहीं भी हो सकता है लेकिन वो अच्छा नहीं माना जाता, है ना। इसके बाद क्या पांचवी चीज जो थी वो थी टैक्सेशन, कर। तो यहां पर ध्यान रखना है हमें, 3 तरह के कर हमें यहां पर मिलते हैं। बलि जो पहले से था, बलि याद है ना, बलि, बलि, बलि क्या था वहां पर, ध्यान रखना है, वहां पर वॉलंटरी था, स्वैच्छिक था। वो क्या हो गया यहां पर आकर, कंपलसरी हो गया, अनिवार्य हो गया। अब आपको देना ही है, आप बच नहीं सकते हो आप। तो बलि बिकेम कंपलसरी, बलि अब अनिवार्य हो गया। इसके अलावा 2 नए टैक्स ऐड हो गए, शुल्क एंड भाग। 2 नए कर ऐड हो गए यहां पर, शुल्क SHULK, शुल्क और भाग। शुल्क और भाग ये सारे के सारे अब कंपलसरी हो जाएंगे। मतलब अब टैक्सेशन बहुत इंपोर्टेंट हो रहा है, तभी राजा इतना जो बड़ा एक्सपेंशन कर रहा है राजा, वो कैसे करेगा, कुछ ना कुछ पैसे उसके पास आने चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, पहले से बलि जो चली आ रही थी उसको उसने कंपलसरी कर दिया और 2 नए ऐड हो गए। ये 2 नए जो ऐड हुए वो भी कंपलसरी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर हमें 2 ऐसे ऑफिसर्स मिलते हैं जो टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड होते थे, राजस्व की या कर की वसूली से रिलेटेड 2 नए अधिकारी, 2 अधिकारी नए, 2 ऑफिसर, 2 ऑफिसर्स रिलेटेड टू टैक्स कलेक्शन। कर एकत्रित करने से संबंधित 2 अधिकारी, भागदूध एंड संग्रहित्री। भागदूध और संग्रहित्री, BHAG, DUDH, भागदूध एंड संग्रहित्री SANGRIHITRI। एक्चुअली इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। ऐसे होता था कि मान लो आपके यहाँ कुछ हुआ, उसका एक भाग अपने राजा को दे दिया, है ना, तो वो भाग हो जाता है ना। आपके यहाँ कुछ प्रोडक्शन हुआ, उसका एक हिस्सा राजा को दे दिया, भाग। और शुल्क भी इसी तरह से कुछ होता होगा जिसके बारे में पूरी क्लैरिटी नहीं है। तो 2 यहाँ पर पहले से बलि को हमने कंपलसरी कर दिया, 2 नए टैक्स ऐड कर दिए, शुल्क एंड भाग। और टैक्स कलेक्शन से रिलेटेड 2 नए ऑफिसर, 2 ऑफिसर यहाँ पर आ गए हैं, भागदूध एंड संग्रहित्री। ये 2 ऑफिसर बहुत इंपोर्टेंट हैं। अपनी स्थिति को, अपने स्टेटस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए किंग परफॉर्म्ड यज्ञ, किंग परफॉर्म यज्ञ टू स्ट्रेंथन हिज कंडीशन। अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए राजा यज्ञ करता है। जैसे
कुछ यज्ञ, देखो यज्ञ कई तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ हम बड़े बड़े यज्ञों की बात करेंगे। जैसे अश्वमेध यज्ञ, सुना है ना नाम आपने? अश्वमेध यज्ञ में क्या है? एक हॉर्स है ना, हॉर्स को हम जाने देते हैं, छोड़ देते हैं, और कहानी आपको पता ही है, अश्वमेध यज्ञ। दूसरा राजसूय यज्ञ, राजसूय SUYA, राजसूय यज्ञ, इंग्लिश में यज्ञ, हिंदी में यज्ञ, इंग्लिश में यज्ञ। सूय, राजसूय, RAJSU लिख दूं क्या? सूर्य मत लिखना, सूय, राज सूय, सूय सूय, वाजपेय, पा या पे या कुछ लिख सकते हो। ये वाजपेयी क्या है? एक ऐसा यज्ञ है जिसमें चैरियट, रथों की दौड़ होती है ना, राजा के रथ होते हैं, बाकी सारे उनके जो रिलेटिव्स होते हैं उनके कंपटीशन होता है उनका, जिसमें कंपलसरी है कि राजा की ही विक्ट्री होनी है, राजा की ही जीत होनी है। कभी तो राजा का मंत्री जीत गया तो कैसे होगा भाई राजा, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी अचानक। हाँ फिक्स होता है, मान सकते हो आप। मतलब राजा किसी भी, देखो ध्यान रखना है, राजा किसी भी तरह से अपने आप को प्रभावशाली या पावरफुल दिखाएगा, है ना। अगर वो हार गया तो लोग कहेंगे अरे यार ये तो बेकार, है ना। और वहां के सारे लोग समझते थे वो एक प्ले की तरह होता था, है ना। लोग अपना बैठ के अपना पान खा रहे हैं, थूक रहे हैं। हाँ वो जीत गया तो भाई, हाँ बाकी सबके रथ जो भी महाराजा जो भी होगा, लेकिन कंपलसरी है, यहाँ पर कंपल्सन है कि राजा की ही विक्ट्री होगी, फिक्स होती थी, है ना। तो ये कुछ बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये सर सर ये आप श्योर हो इसका पास राजा की विक्ट्री होगी, जिसकी विक्ट्री होगी वो राजा बनेगा। नहीं, अब ये नहीं होगा, अब राजा की ही विक्ट्री होगी। अब इलेक्शन खत्म और लास्ट में पार्टी होगी। पार्टी तो जरूरी है ना भाई, बिना पार्टी के तो मजा नहीं है, मजा। आपने क्या सोचा उस समय मजा था क्या पीने वाला, और कैटरीना क्या ऐड करने के लिए, बूंद बूंद में मजा, लाइफ में स्लाइस में, माजा में भी, ठीक है। तो लेटर वैदिक एज का हमारा 2 पार्ट हमने किया। पहला पार्ट उसका ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन और इस तरह की और भी कुछ छोटी छोटी चीजें। दूसरा पार्ट हमारा था पॉलिटिकल सिस्टम। एक और चीज पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है, अब सभा समिति विदत और गण की वैल्यू कम हो गई, है ना। इसी में पॉलिटिकल सिस्टम में सभा समिति विदत एंड गण बिकेम लेस इंपोर्टेंट, उनका महत्व कम हो गया, लेस इंपोर्टेंट। कम हो गया, समाप्त हो गया, नहीं कम हो गया, और आप कह सकते हो लेस इंपोर्टेंट वर्ड यूज किया गया। अब एक चीज बहुत इंपोर्टेंट है, यहां पर हमें समझना है। देखो कुछ ऐसे लोग हैं समाज में, अब अगर बातचीत करोगे तो कुछ पॉइंट छूट जाएगा। ऐसे लोग हैं समाज में जो चाहते हैं कि राजा के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहे, है ना, राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन रहे, लेकिन अब राजा मानने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल, अब वो बिल्कुल चाहता है कि शक्ति एक बार, है ना, ये जो नेता लोग हैं हमारे यहाँ पर, ये जब पावर में नहीं होते तो कितना छटपटाते हैं, देखते हो आप। छटपटाने का रीजन क्या होता है? दोबारा पावर में आना। जिसने एक बार पावर यूज कर लिया वो हमेशा चाहता है कि शक्ति मेरे पास रहे। तो राजा जो होगा उसने एक बार शक्ति का इस्तेमाल कर लिया है, तो वो उन सारी बॉडी को बिल्कुल खत्म कर देगा जो उसकी पावर को कंट्रोल करते हैं। तो राजा की पावर को कौन कंट्रोल करते थे? यही सारी बॉडी तो करती थी, सभा समिति विदत एंड गण।
तो क्या होगा, जब राजा जैसे जैसे ही पावरफुल होता जाएगा तो ये सारी बॉडीज क्या हो जाएगी अपने आप धीरे धीरे, है ना, इनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, इनका इंपोर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं सोसाइटी में या मार्केट में जो ये चाहते हैं कि राजा पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो, राजा पे कुछ कंट्रोल हो, है ना। तो मेथड क्या है, जैसे कि कई बार क्या होता है कि समाज में कुछ नियम बनते हैं, है ना, समाज के कुछ नियम बनते हैं और उस नियम को जब हम फॉलो नहीं कर पाते हैं, है ना, क्योंकि हमें नहीं करना चाहते, है ना, तो क्या किया जाता है, हमें डराने के लिए उस चीज को भगवान से रिलेट कर दिया जाए, है ना, कि अगर तू नहीं करेगा तो नरक में जाएगा, है ना, अगर तू ये नहीं करेगा, अगर बकरी नहीं लाएगा, है ना, तो तू नरक में जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो उसी तरह से वहां पर क्या किया गया, कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि राजा के ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो, कंट्रोल हो, नियंत्रण हो, तो उन्होंने क्या किया, भगवान से रिलेट कर दिया। देन इन अथर्ववेद में कहा गया है सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। मैं हर चीज आपको स्टोरी के फॉर्मेट में समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इस तरह से अगर आप समझोगे चीजें याद हो जाएंगी, है ना। सभा और समिति ये 2 बॉडी होती थी जो राजा पर सबसे ज्यादा नियंत्रण रखती थी। समिति कैसी बॉडी होती थी, राजा को चुनाव करती थी। सभा कैसी बॉडी होती थी, समाज में बूढ़े लोग जो होते थे उनकी बॉडी होती थी, है ना। तो यही सारे लोग राजा पे रिस्ट्रिक्शन तो लगाते थे, कंट्रोल तो करते थे। तो राजा पावरफुल हो रहा है तो इनकी ये बॉडी अपना इंपोर्टेंस खो देंगे। लेकिन फिर ऐसी बॉडी से रिलेटेड जो लोग हैं वो चाहेंगे ना कि राजा पे कुछ कंट्रोल हो, नहीं तो राजा क्या होगा, ऑटोक्रेटिक हो जाएगा, स्वेच्छाचारी हो जाएगा। तो क्या होगा, उन्होंने जब वो कंट्रोल नहीं कर पाए तो उन्होंने क्या किया, उस समय के जो इंपोर्टेंट गॉड होंगे प्रजापति से जोड़ देंगे। इस वजह से अथर्ववेद में हमने एक लाइन अभी डिस्कस किया था क्वेश्चन के फॉर्मेट में कि अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 डॉटर्स कहा गया। प्रजापति गॉड होंगे, यहाँ पर इंपोर्टेंट गॉड होंगे प्रजापति। हमने ऋग्वैदिक एज में भी डिस्कस किया था प्रजापति के बॉडी के डिफरेंट पार्ट से 4 अलग अलग, हाँ ब्रह्मा ही होंगे, आगे उनकी पहचान ब्रह्मा के रूप में ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस तरह की जो बॉडी है वो अपना इंपोर्टेंस खो रही है एंड कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो उसका इंपोर्टेंस चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान से रिलेट किया, उसे जोड़ा है। एंड अथर्ववेद वाला एग्जांपल, ठीक है, क्लियर है आपका। विदत, इंग्लिश में विदत VIDATH लिखते हैं, उसको हिंदी वाले विदाता कभी कभी, है ना, ऐसा पढ़ देते हैं। वो होता है कि RAMA, कुछ लोग राम को RAM की जगह पे RAMA लिख देते हैं और हिंदी में हम उसे पढ़ेंगे तो राम की जगह रामा हो जाएगा, है ना, तो फिर हमें उसे हरे रामा हरे कृष्णा करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, इस वजह से उसे विदत या विदाता जो भी आप कह सकते हो, ठीक है, क्लियर है आपका या कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन हमारे पास, हमने पहला एक्सपेंशन डिस्कस किया, ज्योग्राफिकल पार्ट डिस्कस किया, दूसरा हमने पॉलिटिकल सिस्टम डिस्कस किया, तीसरी जो चीज है वो है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में एक परिवर्तन क्या आया है, एग्रीकल्चर अब प्राथमिक व्यवसाय बन गया है, एग्रीकल्चर बिकेम प्राइम ऑक्यूपेशन, कृषि प्राथमिक व्यवसाय बन गई है, कृषि। अब यहां पर क्या है, बड़े बड़े जमीन लैंड हो गई है, बड़ी बड़ी, है ना, बड़ी बड़ी जमीनें हो गई हैं लोगों के पास। तो एक लाइन लिखते हैं हम, द रिचुअल्स रिगार्डिंग द प्लॉग आर एक्सप्लेन्ड लार्जली इन शतपथ ब्राह्मण, एक्सप्लेन्ड लार्जली इन शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का व्यापक जिक्र मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित अनुष्ठानों का व्यापक जिक्र मिलता है।
आगे हमें लिखना है there are discussions of yoking, Y-O-K-I-N-G, yoking of oxen, yoking of oxen, yoking of oxen 6, 8, 12 and up to 24 are at a time in Vedic text. मैं इसे हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं आपको ताकि आप चीजों को समझ जाओ। लेटर वैदिक ग्रंथों में एक साथ 6, 12, 18 तथा 24 बैलों से जुताई के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में एक साथ 6, 12, 18 और 24 उत्तर वैदिक ग्रंथों में एक साथ 6, 12, 18 तथा 24 ऐसे समझना है ना, जमीनें बड़ी बड़ी हो गई तो एक बार में हम कितने बैल हो, अभी हम कितने बैलों से खपते हैं? दो ही तो बैल होते हैं, एक इधर और एक इधर। उस समय जमीनें इतनी बड़ी हो गई थी कि 6 एक बार में 6 बैल, 3 इधर 12 बैल, 6 इधर 6 इधर, है ना। तो इसका मतलब ये एक सिंबॉलिक रूप में, इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारी एग्रीकल्चर की वैल्यू बढ़ रही है ना, हमारे कृषि का महत्व बढ़ रहा है। एक बार में हम एग्रीकल्चर में जो हम प्लॉगिंग करते हैं, जुताई करते हैं, उसमें हमने एक बार में, पहले हम 2 बैल का इस्तेमाल करते थे, अब हम एक साथ 6, 12, 18 और 24। ये कृषि के बढ़ते हुए महत्व को बताता है, एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए इंपोर्टेंस को बताता है कि इतने सारे बैलों से हम खेती करते थे एक बार में। एट ए टाइम वर्ड यूज किया गया है यहाँ पर। इंग्लिश में आपने 6, 8, 12, 24 बोला, ये 3 भी डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 6, 8, 12 मतलब ध्यान रखना है 6 की जगह 7 नहीं होना चाहिए, 6, 8 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ ध्यान रखना है कि 6 की जगह पे 7 नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक तरफ 4 एक तरफ 3 हो जाए, है ना। 6 है तो 8 है, फिर 10 हो सकता है, फिर 12 हो सकता है, फिर 24 हो सकता है ना। मैक्सिमम ध्यान रखना है 24, मिनिमम 6, मिनिमम 2 हो सकते हैं, 2, 6, लेकिन बड़े बड़ी जो जमीनें हैं वहां पर 6, ठीक है। तो ये क्या है, ये एग्रीकल्चर के बढ़ते हुए महत्व को दिखाया गया है। ध्यान रखना है, एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, कृषि बहुत महत्वपूर्ण हो रही है यहाँ पर। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कहानी, राजा जनक की जो स्टोरी है, जो किंग जनक है, उनकी स्टोरी भी हमें शतपथ ब्राह्मण में ही मिलती है। द स्टोरी ऑफ जनक, किंग जनक। कौन सी स्टोरी? कौन सी स्टोरी? अरे जो उन्होंने हल चलाया था खेतों में, राजा जनक की जो स्टोरी है वो भी हमें, उसके भी एविडेंस हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलते हैं। स्टोरी ऑफ राजा जनक, किंग जनक। देखो यहां से, इन सब जगहों से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे। अब एक चीज समझना है हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि हमने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दिया है ना। एनिमल हस्बेंड्री के सामने हमने एग्रीकल्चर को इंपॉर्टेंस दी। यहाँ पर एक एविडेंस हमें मिला है कि राजा जनक ने हल चलाया। लेकिन अगर थोड़ा सा यहाँ से अलग हटके सोचते हैं हम, तो जब हम सोसाइटी को डिस्कस करेंगे, समाज को डिस्कस करेंगे, तो हम देखेंगे सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। समाज 4 वर्गों में विभाजित है और अलग-अलग 4 जातियों में विभाजित है और अलग-अलग जाति के अपने काम होते हैं। जैसे ब्राह्मण का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, इस तरह से 4 जो जातियां हैं उनके अपने अपने क्या काम है। तो वहां पर आप देखोगे कि जो एग्रीकल्चर है, जो कृषि है, वो वैश्य कम्युनिटी के लोगों का काम बताया गया है ना। एग्रीकल्चर किनका काम है? वैश्य कम्युनिटी के लोगों का काम है। लेकिन राजा जनक ने हल चलाया, इसका मतलब है कि जब नीड होती है तो हायर कैटेगरी के या हायर ऊंची जाति के लोग भी इस तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है ना। कि ध्यान रखना है, जब सोसाइटी डिस्कस करेंगे थोड़ा पार्ट क्लियर होगा। सभी जातियों के अपने अपने कर्म हैं और कोई भी जाति
अपना व्यवसाय ऑक्यूपेशन चेंज नहीं कर सकती। ये रिस्ट्रिक्शन होगा, है ना। लेकिन इस रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी राजा जनक ने प्लॉगिंग करी है, हल चलाया है ना। इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन में कुछ लिबर्टी भी है, कुछ स्वतंत्रता दी गई है कि अगर नीड हो, अगर जरूरत हो तो कोई भी कम्युनिटी कर सकता है, एग्रीकल्चर कर सकता है ना। तो ये सतपथ ब्राह्मण की जो स्टोरी है, राजा जनक वाली स्टोरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सब बढ़िया, सब कंट्रोल में है। ऐसा तो नहीं है कि वो गोली की तरह इधर से घुसी और अरे इधर से वापस जा रही है क्या? ये भी बड़ी अजीब बात है, भारी उलझन है ना। वापस अगर जा रही है तो बड़ी दिक्कत है। कभी कभी आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते क्या? कभी कभी ऐसा लगता है शांति सिखा है। शांति अच्छी बात होती है ना। शांति अगर लाइफ में हो तो अच्छी बात होती है, नहीं होती? कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं शांति अच्छी बात नहीं होती। तो नहीं, वो शांति की बात नहीं होती है। वो शांति जो मिट्टी के नीचे है वो बात नहीं होती। यहाँ पर दूसरी शांति की बात हो रही है जो हमारी लाइफ में होती है। अरे कुछ और सोचते थे आप सोच लो, है ना। मुझे रहने दो, मुझे मत घसीटो। ये बीच में नोटबुक पास करने वाली भी एक कहानी आ जाती है ना। हाँ, नोटबुक पास करने वाली एक मोटा सा रजिस्टर है अगर हमारे पास, वो भी पास होता सा रहता है। वैसे वो कंपल्सन है ना, वो जरूरी है वो। लेकिन अरे ये जो हमारे आप दोनों ही तो पीछे करेंगे ना। आज लगता है इसका पढ़ाई पे ध्यान आ गया। वैसे ये अच्छी बात है ना, हमारा पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। मैं काफी देर से कंफ्यूज, ऐसा है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं, पूछ ही रहा था। कुछ सुधार हुआ है हमारे अंदर, सुधार। अरे ह्यूमन होने की निशानी है कि हमारे अंदर सुधार होते रहना चाहिए, है ना। हमारे अंदर हम परिवर्तन चाहिए। हाँ, परिवर्तन बड़ा भयंकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। अगर हमारा ध्यान पढ़ाई पे लगता है तो ये बहुत अच्छी बात है। और इससे अच्छी बात कुछ और, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमारा करियर, है ना। बाकी सारी चीजें आती जाती रहती है। लाइफ में अगर करियर नहीं बना, जिंदगी बेकार है भाई, है ना। बिल्कुल जिंदगी बेकार है। सही कहा, है ना। तो अच्छा, वैसे ऐसा क्यों होता है कि जब पढ़ाई की बात, हाँ जी माता, यस, आप लोग गहन चिंतन में थी तो मैंने सोचा, अच्छा, इन्होंने सोचा हम सब बात कर रहे हैं तो ये भी कर ही लेती। अच्छा, वो मैंने सोचा पढ़ा ही रहा था, मैंने देखा कि आप लोग बड़े शांत, गंभीर, है ना, चिंतनशील, मननशील। तो मैंने सोचा ये मैं क्या कर रहा हूँ, बेचारे बच्चों पे मैं क्यों जुर्म ढा रहा हूँ। दूसरी चीज ये कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम पढ़ते रहते हैं तो बड़े ऐसे रहता है, किसी को, है ना, कोई अपना मक्खी हिला रहा है ऐसे, है ना, या अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं। और जब पढ़ाई से अलग मैटर आता है तो देखो सबके ऊपर खुशी, देखो, है ना, खुशियां इतनी झलकती रहती है फिर कि वो कंट्रोल से बाहर हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल। वैसे पढ़ना बड़ा बोरिंग सा काम है क्या? नहीं, नींद आने लगती है। इलाज क्या है उसका? वो हमारे यहाँ पर ना एक टीचर थे, वो कहते थे अगर आपको पढ़ने के बीच में नींद आती है ना, एक रस्सी लाओ, फांसी नहीं लगाना, बालों में बांधो। लड़कियों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन, बड़े बड़े बाल, है ना, मस्त बांधो बालों में और पंखे में बांधो।
नहीं, वो कंडीशन उनके लिए है जिनको पढ़ते हुए नींद आती है ना। तो पढ़ते हुए नींद आती है तो क्या होता है, हम देखते हैं ऐसे, कभी आपने फील किया होगा, किसी को देखा होगा, है ना, हम पढ़ रहे हैं ऐसे, फिर हम देखते कोई देख तो नहीं रहा, है ना, तो वो फिर ऐसे होता है ऊपर वाला सब देख रहा है, तो बस उसे बाल में बांधना है, गले में नहीं, ध्यान रखना, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बिल्कुल ऐसे पढ़ाता चला जाता हूँ और ऐसे बीच में मुझे फिर नजर आती है कि आप में से कई सारे बच्चे बहुत दुखी से हो गए हैं ना, और मुंह लटका के बैठे हुए हैं, कुछ लोग नींद के जुगाड़ में है, कुछ लोग सोच रहे हैं मास्टर जाएगा कब, है ना। तो मुझे लगता है इनसे माफी मांग ही लूं, है ना, माफी मांग ही लूं कि प्रभु जो गलती करी तो, है ना, आज तक जो गलती करी वो माफी। आप उसे रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, नहीं, अभी बिल्कुल नहीं कर रहा, अभी वो मन नहीं हो रहा है वो करने का। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मान लो कि कभी कभी हमें पढ़ना पड़ता है, और हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है जिसमें हमारे पास फैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट। मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके लिए बोरिंग ना हो वो चीज, किसी कहानी से रिलेट करके मैं उन चीजों को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं कि चीजें आपकी समझ में आए, है ना, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। आप अगर समझ लोगे तो फिर आप हैंडल कर लोगे चीजों को, है ना। अगर आप समझोगे नहीं, सिर्फ याद करने में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कई सारी चीजों को कहानी से जोड़ देता हूँ, इससे थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है, और बीच में हम लोग थोड़े से हंसी मजाक भी कर लेते हैं, है ना, ताकि आप नींद के आगोश में ना पहुंच जाओ, है ना। तो टाइम है हमारे पास, ही खत्म है, 5 मिनट है बस, 1-2 लाइन करके छोड़ लेते हैं, है ना, 1-2 लाइन। आप भी क्या याद करोगे, हाँ 1-2 लाइन कर लेते हैं। एग्रीकल्चर की बात कर रहे थे हम लोग, एग्रीकल्चर, खेती। हमने खेती में इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम खेती को हम सेलिब्रेशन के रूप में कर रहे हैं, है ना, अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं, और हमारे पास अब कुछ फूड ग्रेन्स भी है। जैसे एक तो हमारे पास पहले से चला रहा था बार्ली, जौ, है ना, वो हमारे पास पहले से था। यहां पर 2 नए ऐड हो गए हैं, जैसे चावल और गेहूं, है ना, राइस एंड व्हीट। अभी बता देता हूं मैं आपको, सॉरी वो बॉ नहीं है, वो बॉ लिखना, बॉ, व्रीहि, VRIHI, है ना, VRIHI। व्रीहि जो है वो चावल के लिए यूज किया गया है, व्रीहि, VRIHI, व्रीहि। एंड गेहूं के लिए गोधूम, GODHOOM, गोधूम। चावल के लिए व्रीहि, VRIHI, व्रीहि, एंड गेहूं के लिए, व्हीट के लिए गोधूम। ध्यान रखना है यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चावल का इस्तेमाल हम रिलीजियस पर्पस से करते हैं, धार्मिक। आज भी देखते हो आपके घर में अगर पूजा होती है तो उसमें चावल का इस्तेमाल किया जाता है ना। गेहूं का भी होता है लेकिन कम होता है, बहुत ज्यादा, है ना। चावल का ज्यादा होता है अक्षत के रूप में, है ना। हम चावल का टीका भी सब पे डाल देते हैं, गेहूं का नहीं डालते हैं, है ना। तो वो उसकी शुरुआत उसी पीरियड से हुई थी। तो हमने चावल का, राइस का कैसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसका इस्तेमाल किया है। हाँ, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में करते थे, जैसे कि फिर उसका प्रसाद बनता था, है ना, प्रसाद बनता था और उस प्रसाद को हम खाते थे। ऐसे सामान्य तरीके से हम उसको नहीं यूज करते थे। सामान्य तरीके में हम गेहूं का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम बार्ली का इस्तेमाल कर रहे हैं, जौ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1-2 चीजें और हैं जिसे हम लिख के इसे फिनिश करते हैं, एग्रीकल्चर वाले पार्ट को। इसमें एक और चीज आ जाएगा यहाँ पर, शुगर केन।
शुगर केन के हमें फर्स्ट एविडेंस हस्तिनापुर से मिलते हैं। फर्स्ट एविडेंस ऑफ शुगर केन, गन्ने का प्रथम साक्ष्य हस्तिनापुर से, इसी काल से। एंड एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि हल के लिए हमने, प्लॉट शेयर के लिए, हल के लिए हमने लांगल वर्ड यूज किया है, LANGAL, लांगल। वो बाद में होगा, अभी नहीं। अभी हमने लांगल वर्ड का इस्तेमाल किया है, लांगल। और एक और वर्ड है हल के लिए, सीर, SHEER, लिख रहा हूं, SHEER। हाँ, मांस भी खाते थे, मांस भी खाते थे और नमक का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है ना। वो मांस भी खाते थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक हिस्टोरियन है, लास्ट बस खत्म करूंगा इसके बाद। एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है DN झा। उन्होंने एक डिस्कवरी करी, रिसर्च करी, और रिसर्च में उन्होंने ये बताया कि जो वैदिक पीपल हैं वो गेस्ट को, अतिथि को भगवान समझते हैं, है ना। और वो कौन से वैदिक, दोनों वैदिक में, ऋग्वैदिक और लेटर वैदिक एज में। यहाँ पर हम ये अचानक मुझे याद आ गया तो मैं सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूं। ध्यान रखना, यूपीएससी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था। और जो अतिथि होते थे, गेस्ट होते थे, पता नहीं कहां से डिस्कवरी कर ली इन्होंने, उसको वो गाय का मांस खिलाते थे, है ना। और क्योंकि वो अतिथि बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरा उनकी लाइफ में गाय बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो वो अतिथि को, आज भी हमारे यहाँ अतिथि जो आते हैं वो भगवान के रूप में होते हैं, तो हम उनको ऐसी चीज खिलाएं जो बहुत हमारे लिए, तो हम गाय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक हिस्टोरियन कह रहे हैं। तो हमने अतिथि के लिए एक वर्ड यूज किया है, गोघ्न, GOGHNA, गोघ्न। गोघ्न इसलिए क्योंकि हम उन्हें गाय का मांस खिलाते थे, है ना, गोघ्न। GOGHNA। गोघ्न यूज किसके लिए किया गया है? गेस्ट के लिए, अतिथि के लिए। क्यों? दो है ना, ठीक है, ओके, चलो ऐसा करो।